हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ एक बार फिर से टारगेट 90+ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस यानी कि स्फेरिकल में कनकेव और कन्वेक्स दो सरफेस जिनसे हम लोग जो है रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए जब रे ऑफ लाइट जाती है तो उसका क्या इक्वेशन बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस जिसमें कन्वेक्स का पिछले वाले में हम लोगों ने रियल इमेज का इक्वेशन निकाला था। इस लेक्चर में हम लोग वर्चुअल इमेज का इक्वेशन जो है निकालेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, अपने टॉपिक पे सीधे आते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम, सबसे पहले अपने टॉपिक को यहाँ मेंशन करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल surfaces, right? Surfaces, क्लियर। रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल सरफेसेस में हम लोग आज जो है रियल की तो बात हो गई थी, आज बात करेंगे वर्चुअल की। किसका होगा? वर्चुअल का बात करेंगे। तो फिर से एक बार नीचे टॉपिक अपना मेंशन करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। यहाँ से रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देखिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस या सरफेसेस कहिए। और इमेज कौन सा होगा? वर्चुअल के लिए वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज की आज बात होगी। टॉपिक समझ में आ गया? अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी कि एक रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, किस तरह का? कन्वेक्स स्फेरिकल शेप रहेगा जिसमें एक एयर हो गया मीडियम और दूसरा डेंसर के तौर पे हम लोग एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को जो आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उससे थोड़ा सा और क्लोज ले जाएंगे, पोल के काफ़ी नज़दीक ले जाएंगे, जिस कंडीशन में क्या होगा, इमेज आपका वर्चुअल बनेगा और उसका एक नया इक्वेशन जो है डिराइव होगा। देखिए, वर्चुअल इमेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को पोल के और करीब ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा करेंगे इसका। यहाँ देखिए फिगर, सपोज हम लोगों ने क्या किया, यह एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ड्रा कर दिया। ठीक है ना, यह एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसको कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का बना लेते हैं। ये पूरा इधर का एरिया और ये इधर का, समझ में आ गया? ये कन्वेक्स स्फेयर है, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा इसका। देखिए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका क्या हो गया? पोल हो गया। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था, अगर ये कन्वेक्स स्फेरिकल है, इसको ऐसे 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 करके डॉट डॉट से मिलाया जाए तो एक स्फेयर का रूप लेगा। स्फेयर का ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, सपोज करते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे
ऑब्जेक्ट है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यहाँ इस पोजीशन पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, एक काम कीजिए, इसको बनाइए रेयरर और इसको बनाते हैं डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग सपोज कर लेंगे μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेंगे μ2। बात समझ में आ रही है? अब रेयरर टू डेंसर रे ऑफ लाइट जाएगी जहां रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, राइट। देखिए यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंसिडेंट कराई। बात समझ में आ रही है? यहाँ इसको डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं। अब इस सरफेस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट जहाँ करेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे क्या होगी, ज्वाइन होगी। कैसे होगा, हमने बताया था कि अगर ये आपका ऐसे सरफेस है स्फेरिकल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इसको डॉट डॉट ऐसे करके मिलाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रेडियस हुआ, ठीक है ना, क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये लाइन देखिए सर्किल के हर एक पॉइंट पे जब खींचा जाएगा तो यह इससे 90 डिग्री का कोण बनाता है और सबकी लंबाई क्या होती है, लेंथ क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि वो रेडियस है, सर्किल के हर एक पॉइंट पे वो सेम होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर इसको पूरा ड्रॉ किया जाए और इसका सर्किल का रेडियस खींचा जाए तो हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री आएगा, यानी कि यहाँ पर भी अगर खींचा जाए तो वो 90 डिग्री ही आएगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से, देखिए ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ हम एन इसको नाम दे देते हैं नॉर्मल। अब यहाँ से फिर से आप वही प्रोसेस देखेंगे कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ज़रा बताइए, नॉर्मल यही है, अगर इधर हम भेजें तो नॉर्मल से दूर जाएगी, लेकिन जब इधर की तरफ आएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यानी कि ऐसे समझ लीजिए। अरे बात समझ में, देखिए ये अगर ऐसे स्ट्रेट जाता तो बिल्कुल इधर जाता, नॉर्मल से क्या हो गया, बेंड हो गया, ये यहाँ इससे इधर बेंड हो गया। तो अब इसको जरा पीछे कहीं ऐसे मिलाते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। इसी रे ऑफ लाइट को अगर पीछे मिलाया जाए तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज बना, क्योंकि इधर से निकल गया रे ऑफ लाइट। तो इसको अब इधर तो कहीं किसी भी पॉइंट पे वो मीट नहीं कर रहा है कहीं भी, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसी रे ऑफ लाइट को पीछे अगर कहीं ट्रेस किया जाए तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बनेगा इमेज। और ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जब एक्चुअली में मीट करती हैं तभी जो है क्या होता है। ऐसे आप और भी रे ऑफ लाइट लेंगे, उनको भी लेकर के जाएंगे। ऐसे मान लीजिए यहाँ से और रे ऑफ लाइट निकाले, वो भी नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी, उनको भी पीछे ट्रेस किया जाएगा, तो दोनों एक दूसरे एक ही जगह पे आके मिलेंगे तो वहीं पे बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में इधर तो मिलेंगी नहीं, दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका इमेज बन गया। अब यहाँ पे कुछ एंगल हम लोगों को लेना है, पिछले वाले में भी हमने बताया था, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इतनी चीज़ें तो क्लियर होंगी, ठीक है। इसको जरा इस वाले आर से दिखाते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों ऐसा किए हैं। ऑब्जेक्ट के साथ ये जो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको सपोज कीजिए अल्फ़ा, ध्यान से, और साथ ही साथ जो इमेज के साथ बन रहा है एंगल उसको सपोज कीजिए बीटा, और इसके साथ जो बन रहा है उसको कीजिए गामा। इतनी बातें क्लियर हैं, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को मानते हैं ए। क्लियर है, फिगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, क्या करना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ डिस्टेंस भी ले लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है वो होता है आपका u। क्या होता है, u। और इमेज से या पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका v। और साथ ही साथ पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है उसको होता है r। अगर बात करें साइन कन्वेंशन की तो लेंस हो चाहे मिरर हो उसको लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है सारे टर्म,
और राइट साइड में सारे टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर फिगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ड्रॉ करने आ गया, तो एकदम आसानी से जो है आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग स्नेल्स लॉ या अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पर। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा, देखिए हम बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर है? म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर। सपोज कीजिए कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही छोटे हों, यानी कि स्मॉल थीटा जो होगा वो क्या हो, स्मॉल हो। फॉर स्मॉल एंगल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एंगल कैसे होगा, फॉर स्मॉल एंगल क्या साइन आई इज इक्वल्स टू आई हो सकता है या साइन आर इज इक्वल्स टू आर हो सकता है। आर को आप इस तरह से बनाइए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा, स्मॉल एंगल यानी कि थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, मीन्स लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है, या यूँ कहिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिखा जा सकता है, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि साइन आर इज इक्वल्स टू आर लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा भी लिख सकते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ आप सामने देखिए, अगर साइन आई इक्वल्स टू आई है, साइन आर इज इक्वल्स टू आर है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, या यूँ कहिए कि हम लोग इससे लिख सकते हैं देयरफॉर म्यू 1, देखिए जहाँ साइन आई है वहाँ क्या रख दें, आई, तो म्यू 1 इंटू आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू आर लिख दीजिए, और इसको बना लीजिए आप लोग पहला अपना इक्वेशन। कितनी बातें समझ में आ गई होगी। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है देखिए, अब यहाँ से हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो है इस इक्वेशन में ला करके पुट कर देनी है। ठीक, मतलब आपको ये जब स्टेप एक एक लेके चल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कौन से स्टेप में क्या फाइंड आउट करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप बस केवल जो है उसको एक तरह से रट रहे हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट फिगर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर जो है स्टेप वाइज उसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार समझने के बाद आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया कि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट होगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल, देखिए जरा, इन ट्राइंगल OAC, देखिए इन ट्राइंगल OAC, यहाँ साइड में फिगर बना रहा हूँ, इस तरह का ट्राइंगल है ये दिख रहा होगा, और ये नॉर्मल ऐसे बाहर निकला हुआ है। यहाँ एंगल बना हुआ है आई, और ये आपका एंगल है अल्फा, और ये एंगल है गामा। ठीक है, आपने मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हमने पिछले वाले में बताया भी है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वह इन दोनों के इंटीरियर एंगल जो होते हैं या इंटरनल जो एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, यानी कि आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा हो सकता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAC, यहाँ देखिए इन ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC में
आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, राइट। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले लिया जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, यानी अगर इसको इरेज करें हम तो फिर से बनाएं अगर, तो देखिए ये इधर गया, देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, आर है, ठीक है, और ये आपका क्या बना है, गामा बना है, और इधर का क्या है, अल्फा बना है, दिख रहा है ना, देखिए अल्फा, ये गामा, और यहाँ पे ये बीटा बना हुआ है। तो इसमें ट्राइंगल में क्या एज्यूम करेंगे, इन ट्राइंगल आई ए सी, देखिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, आई ए सी लिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो गया, इसको नहीं लेना है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बीटा हो गया, ये बीटा और ये गामा, और ये इसका बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल आर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल आई ए सी, आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। क्या मेरी बात समझ में आई, आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा हो गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी में एक बार देखा जाए, देखिए ओ ए सी, ये लाइन देखी गई है बाहर की तरफ, ये आई है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, क्लियर है। इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी, इस पूरे डॉटेड ट्राइंगल की बात हो रही है ये बीटा और ये गामा इज इक्वल्स टू ये एक्सटर्नल एंगल है आर, तो आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा हो गया। बात समझ में आ गई कैसे फाइंड आउट हुआ है, तो इसको करिए सेकेंड, इसको करिए थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन फर्स्ट, क्या मिलेगा, इधर देखिए 2 and 3 इन फर्स्ट, तो हो जाएगा देयरफॉर μ1 इंटू आई मतलब अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू क्या है आर, और आर क्या है, बीटा प्लस गामा। इजी है कि नहीं है, इजी लग रहा है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस गामा हो गया, बीटा प्लस गामा हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे हमने बताया साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो सकता है और टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो सकता है, तो क्या अगर हम लोग टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा लिया जाए, तो देखिए अगर हम ये कहें कि हाँ यहाँ समझते हैं, देखिए अगर अल्फा है यहाँ पे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन अल्फा अपान अल्फा इज इक्वल्स टू 1 है अगर, तो अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा हो सकता है, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। कैसे हुआ है, ये पीछे वाला ये वाला आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कैसे हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सभी थीटा के लिए कौन सा लेंगे, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। क्यों लेंगे, अभी यहाँ फिगर में हम बता दे रहे हैं। देखिए तो μ1 इंटू ये टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू टेन बीटा प्लस टेन गामा हो गया। ठीक है, क्लियर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक बात बताइए, ये टेन अल्फा है ना, टेन अल्फा, हम थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए जो कि क्या है, एम है। क्या है, एम है। अब टेन अल्फा की बात हो रही है। अल्फा कहाँ पे है, ये अल्फा। इधर देखिए अल्फा जो है, अल्फा के सामने वाला ये आपको ए एम परपेंडिकुलर दिख रहा है। अल्फा के सामने वाला यानी कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है आपका हाइपोटेनस। तो नीचे वाला क्या हो गया, बेस। तो एक बात बताइए, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स टेन अल्फा इज इक्वल टू ए एम अपान ओ एम लिखा जा सकता है। टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए
क्या लिख सकते हैं, ए एम अपान ओ एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब tan गामा पे जाइए, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे आइए। गामा इसके सामने वाला ये ब्लू लाइन से जो डॉटेड है परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया नीचे वाला बेस, यानी कि ए एम अपान एम सी या सी एम, ए एम अपान एम सी कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद, म्यू टू इंटू tan बीटा, जरा देखिए तो ये रहा आपका बीटा, बीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर ए एम, और ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा बेस आई से लेकर के एम तक, तो ये क्या हो जाएगा ए एम अपान आई एम प्लस tan गामा का यहाँ पे निकाले हैं, ए एम अपान क्या हो गया, एम सी हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए म्यू वन, एक बात बताइए, यहाँ भी एम यहाँ भी एम दोनों निकाल लेंगे बाहर, यहाँ भी एम यहाँ भी एम दोनों बाहर निकालेंगे, तो क्या ये पूरे के पूरे एम कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। अब क्या होगा, बचा क्या है, 1 अपान ओ एम प्लस 1 अपान एम सी इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू 1 अपान आई एम और प्लस 1 अपान एम सी बचा है। अगर हम ये कहें कि m इज वेरी क्लोज्ड टू p, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ p होगा। आसान भाषा में समझा जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे, इफ m इज वेरी क्लोज टू p, तो क्या होगा, अगर m काफ़ी क्लोज है p के तो क्या होगा, यहाँ हम बता देते हैं, यहाँ समझ लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आराम से आपको दिखाई दे। अगर यम जो है काफ़ी क्लोज है पी के, तो ध्यान दीजिए एक इस इक्वेशन को देखिए, म्यू वन जो 1 अपान ओ एम लिखा है, क्या उसको हम ओ पी लिख सकते हैं, अब प्लस 1 अपान एम सी जो लिखा है उसको 1 अपान पी सी लिख सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू 1 अपान, देखिए आई एम है ना, आई एम है, तो क्या उसको हम आई पी लिख देंगे, आप प्लस और एम सी की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपान पी सी लिख देंगे। क्लियर। अब फिर से जल्दी से देखिए वैल्यू पुट कर दी जाए, म्यू टू, अच्छा ओ पी कितना है, देखिए ओ से लेकर के पी तक क्या है, यू है, 1 अपान यू है। अब साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। और ये 1 अपान पी सी कितना है, देखिए पी से लेकर के सी तक क्या है, आर है, और कैसा है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आर लेफ्ट राइट साइड में है, तो 1 अपान प्लस में आर हो गया, इक्वल्स टू ये क्या हो गया, म्यू टू 1 अपान आई पी, देखिएगा जरा, आई से लेकर के पी, यानी कि पोल से लेकर के इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, भी होता है, और भी किधर है, लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, नेगेटिव, प्लस 1 अपान पी सी, पी सी ये क्या होगा, आर, वो भी प्लस में होगा। क्लियर। अब इनको चुपके से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू अपान माइनस म्यू और प्लस म्यू टू अपान आर इक्वल्स टू म्यू टू अपान माइनस भी और प्लस म्यू टू अपान आर हो गया। थोड़ा सा और इधर उधर करते हैं, आर आर वालों को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर लेते आइए, तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, म्यू टू अपान माइनस यू और ये प्लस म्यू टू अपान भी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपान आर, वहीं था, इसको उठा के इधर लाइएगा, एक सेकेंड यहाँ ध्यान दीजिए जरा, सॉरी ये म्यू वन है, तो ये क्या है, ये भी म्यू वन है और ये भी म्यू वन है, ये भी आपका म्यू वन है और इधर से है म्यू टू। अभी देखिए ये म्यू टू अपान आर यही था और इधर गया तो म्यू वन अपान आर हो गया। अब सही है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए ये तो हो गया म्यू वन अपान माइनस यू प्लस म्यू टू अपान भी हो गया इज इक्वल्स टू 1 अपान आर बाहर ले लीजिए और हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस ये हो गया आपका म्यू वन। तो ये आपका इक्वेशन एक बन गया। क्लियर। क्या बातें समझ में आई है मेरी? देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन
बिल्कुल एकदम, अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए सब कुछ स्टेप वाइज कैसे कहाँ से हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। कैसे किसको कैंसिल आउट किया गया है, किसके जगह पे क्या प्लेस किया गया है, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ डायरेक्टली मैंने लिख दिया, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको साइड में एक्सप्लेन नज़र आएंगे। ठीक, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार से 2 बार 3 बार करके देखिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, क्योंकि इजी से इजी लैंग्वेज में जो है मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो एट लास्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे, अभी तो ये कन्वेक्स का था, अब बात होगी कॉनकेव की, और उसमें भी रियल और वर्चुअल दोनों का केस देखा जाएगा। प्लीज़, थैंक यू।